हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज निर्वात में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल दिया है दो इतना वोल्ट और पॉइंट 1,0,2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फॉर दिस क्वेश्चन यू शुड नो कि ई होता है माइनस का डेरिवेटिव v अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि कुछ ना कुछ इसका पहले हमें x के सापेक्ष डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर ये पॉइंट रखने। अब चैलेंज ये है कि यहाँ पे पॉइंट 3 है, तो यहाँ पे अगर बारी बारी से तीनों को रखना है या किस तरह से करना है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आप अभी अपने एग्जाम में देखो तो सबसे पहले तो आप डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड करो। कितना आएगा, टू आगे आ जाएगा तो 2x² का हो जाएगा 4x। अब चैलेंज है कि इसमें किस तरह से वैल्यू रखनी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन में y एक्सिस के अलोंग विथ और z के हम जीरो कंसीडर करेंगे, केवल हम x वाली वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे, यानी कि 4। और ये आपको पता है ये माइनस होता है, e इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन, तो माइनस का 4x, तो माइनस 4x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया माइनस का 4 आई कैप भी हो सकता है या माइनस का 4 आपको जहाँ दिख जाए वही आपका राइट आंसर, यानी कि माइनस का 4 बी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था, बस डेटा थोड़ा चेंज था। यहाँ पे दिया हुआ था 4x² और कोऑर्डिनेट यहाँ पे थोड़े चेंज थे, 2,0,1 था। आपको सिमिलर अप्रोच लगानी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी जाए तो इसका डेरिवेशन कर लो, 8x कर लो, उसके बाद केवल आप इसके y और z के अलोंग में आपको जीरो कंसीडर करना है, केवल x वाला कोऑर्डिनेट लेना है और उस तरह से करना है। आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक इलेक्ट्रॉन को एक अनदर इलेक्ट्रॉन के पास ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यानी कि उसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो घटेगी या बढ़ेगी या अनचेंज रहेगी या जीरो हो जाएगी। तो एज़ यूजुअल आप क्या किया करो कि क्वेश्चंस को पॉज करके खुद से ट्राई किया करो, इससे क्या होगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बताऊं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन जब उसको पास पास ले आएंगे, अब दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, अगर सेम चार्ज रहता है तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अगर रिपेल करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा। और फोर्स ऑफ रिपल्सन आपको पता है कि अगर बीच की दूरी क्या है, डिक्रीज हो रही है, बीच की दूरी के क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर दूरी डिक्रीज हो रही है तो उसका फोर्स ऑफ रिपल्सन इंक्रीज होगा, वही उसका इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वही फोर्स तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना, जो वर्क डन होगा दोनों का रिपल्सन करने में, जो वर्क डन होगा वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा, यानी कि ऑलवेज इंक्रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो कैसा होगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपको 2-3 पॉइंट लिखवाऊंगा, उनको आप बहुत ध्यान से लिख लेना। ठीक है, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी के जिस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है उसी डायरेक्शन में अगर प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होगा वो उसी के अलोंग विथ होगा, यानी कि जो जो डायरेक्शन आपकी उसकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन पॉइंट नंबर 2, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वो लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये सपोज ये दो प्लेट्स हैं, तो यहाँ से प्लस से माइनस ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो अगर परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, वो परवलयाकार हो जाएगी। ठीक है, परवलयाकार। पॉइंट नंबर 3, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स पूछ लिए गए हैं अभी तक, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होता, एक इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलर, तो फिर आप सर्कुलर, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा, तब आप वृत्ताकार क्लिक करोगे। तो ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है तो आप लोग इस तरह से कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल्स पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप इसको कंफ्यूज कहाँ करोगे कि आप यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल्स के कारण। आपने अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता दूँ, आपने अगर कभी किया हो तो 6K P1 P2 अपॉन R की पावर 4। तो ये पॉइंट आप डायरेक्ट याद रखना कि अगर दो इलेक्ट्रिक डायपोल्स के कारण जो फोर्स पूछे तो वो R की 4th पावर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
अब 4 पावर ऊपर जाएगी तो पावर ऊपर से अगर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगी तो माइनस की हो जाती है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। आई होप कि आपने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, लेकिन अगर किया है तो अच्छी बात है, लेकिन अब आप इसको याद रखना। और जो डाइपोल्स होते हैं वो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका वेक्टर होता है और डाइपोल भी वेक्टर क्वांटिटी होते। क्या है डाइपोल, उसका कोई भी एक चार्ज ले लो और उन दोनों के बीच की दूरी, तो इनका मात्रक भी पूछ सकता है, कूलाम इनटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन के जो नियमानुसार कौन सा सही है। तो स्टीफन के अनुसार जो एमिशन की जो उत्सर्जित प्रकाश जो उसकी वो होती है तीव्रता, वो उसकी परम शून्य ताप के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो मैं बहुत बार आपसे कहता हूँ जितने भी ये रूल्स हैं वो आप याद रखो। जैसे स्टीफन का नियम हो गया, किरचॉफ के जितने भी नियम है वो सभी कौन सा किस कंजर्वेशन पे वर्क करता है, एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप देखना प्लेलिस्ट में नियम का। जैसे कि बीन का विस्थापन, जैसे तारों का कलर है तो वो भी डिफाइन करते हैं आप, गामा टी बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ से जो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस तरह से तारों के कलर देगा, पूछेगा कौन सा तारा है जो सबसे अधिक जिसका टेम्परेचर होगा या सबसे अधिक प्रकाशित होगा, तो टेम्परेचर हम वेवलेंथ से डिफाइन कर सकते हैं। और वेवलेंथ कलर की आपको पता है कि रेड सबसे अधिक होती है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को, इन सारे ही रूल्स को आप इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद जाके ज़रूर देखना अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। और यार लॉकडाउन 3.0 चलने लगा है, आई विल प्रे कि ये जल्दी से जो पेशेंट है वो डिक्रीज़ हो जाए नंबर ऑफ़ पेशेंट, और ये लॉकडाउन हटे और जल्दी से एग्ज़ाम हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हैं, तैयारी एकदम पीक पे चल रही है। तो आई विश कि जल्दी से ही हट जाए लॉकडाउन और आप लोग एग्ज़ाम दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देखो मैं हर वीडियो में अपने में क्वेश्चन करता हूँ। चलो तो इस वीडियो के लिए आपका जो कमेंट में आपको सेक्शन में बताना है वो यही बताना है इसका आंसर क्या होगा, जो बल आघूर्ण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफ्लेक्ट कर सकता है, इनमें से क्या। देखो एक्स किरणें या न्यूट्रॉन्स को, किनको। तो देखो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, चाहे वो एक्स रे हो, चाहे गामा रे हो, चाहे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, कोई भी हो, ये सारे क्या होते हैं कि ये कैरी नहीं कर सकते, चार्ज को कैरी नहीं करते हैं। तो जब चार्ज ही कैरी नहीं कर रहे हैं तो फिर ये कैसे कर सकते हैं डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जितने भी ऑप्शन है वो आप एलिमिनेट कर दो। जैसे एक्स रे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये चार्ज कैरी नहीं करती है कोई भी। ठीक है, जैसे गामा रे है, ये भी आपकी क्या होती है, ये भी चार्ज कैरी नहीं करते। अब जैसे न्यूट्रॉन्स हैं तो इन पे भी कोई चार्ज ही नहीं होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज होता है कहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अल्फा, क्योंकि अल्फा जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर यहाँ पे अल्फा ऑप्शन ना होता, बीटा भी ऑप्शन होता, अगर बीटा, तब भी आंसर सही होता, क्योंकि बीटा भी निगेटिवली चार्ज होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें सबसे जो एलिमिनेशन की ट्रिक आप अपनाना, क्योंकि 3 ऑप्शंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी। सपोज यहाँ पे एक्स रे है, गामा रे है, एक और दे देगा कोई रे। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो कोई चार्ज कैरी नहीं करते हैं, तो वो कहाँ से डिफ्लेक्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसलिए इसका अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और बीटा भी होता तो वो भी सही हो जाता। और कई बार ऐसे भी पूछता है कि बीटा रेज आर, 4 आपको देगा कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो उसमें बीटा आंसर राइट होता है, क्योंकि बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज कैरी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रूप से आवेशित तथा समान त्रिज्या वाली 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यदि ईच जो बूंद है उसकी यू है, यानी कि इनिशियली जितनी छोटी छोटी बूंदें हैं उनकी यू है, तो फिर उसकी क्या होगी फाइनली। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से समझना, क्योंकि मैं बेसिक्स बताता हुआ चलूँगा जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो यही पूछता है कि एक है 64 छोटी छोटी मिलकर एक बड़ी बनाई गई है, तो पूछेगा बड़ी पे जो पोटेंशियल है, यानी कि बड़ी पे विभव क्या होगा, तो उसका 16V होता है। तो बड़ी की त्रिज्या क्या होती है, छोटी वाली की 4th टाइम हो जाती है। ये सारे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ दे आपका गलत नहीं होगा। जो बड़ी का वॉल्यूम होता है, बड़ी का वॉल्यूम वो 64 और छोटी का वॉल्यूम होता है। बड़ी के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, ये मैं पूरा आपको करना नहीं है, बस आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से जो बड़ी की रेडियस है वो छोटी की रेडियस के 4th टाइम मिलेगी, क्योंकि इसका क्यूब रूट लेंगे तो 4th टाइम आएगी। तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो एक क्वेश्चन विभव का आ जाए कि बड़ी पर विभव क्या होगा, तो उसको समझ लेते हैं पहले। विभव होता क्या है,
विभव होता है V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ठीक है, अब चार्ज, अब 64 पे चार्ज कितना, इसके 64 क्यू हो जाएगा, बड़ी के लिए बात करें 64 क्यू अपॉन सी। अब सी क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आर में छोटी के लिए, अगर बड़ी की बात करें तो 4 आर, अभी फाइंड किया था 4 आर, तो यहाँ से 4 से ये कट करेंगे 16 टाइम्स हो जाएगा। तो बड़ी पर जो विभव है वो 16 गुना हो जाएगा, छोटी से 16 गुना। अगर विभव की बात करता है तो 16 गुना हो जाता है, ये आप याद भी रख सकते हो। अब बात करें अगर जिसमें ये पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा होता क्या है हाफ सी वी स्क्वायर। अब हाफ सी क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आर की जगह पे 4 आर लिखेंगे क्योंकि 64 अभी बताया था वॉल्यूम इक्वेट करके। अब वी स्क्वायर, वी अभी हमने निकाला 16 गुना हो चुका था, तो 16 वी का होल स्क्वायर करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इतना छोड़ देते हैं, 4 ले लें, और इसमें 16 का स्क्वायर अगर निकाल लें तो सिंपली जो इनिशियल होगा, जो इनिशियल एनर्जी होगी वही फॉर्मूला आएगा। अब 16 का स्क्वायर इंटू 4 इतनी गुना तो ज़्यादा हो रहा है, तो 16 का स्क्वायर 256, 256 का 4 में गुणा करेंगे तो 1024 गुना हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, 1024 गुना। अब आप ऐसे याद भी रख लो कि अगर रेडियस की बात करें तो ये 4 टाइम्स हो जाती है, और विभव की बात करें तो 16 टाइम्स हो जाता है, और अगर एनर्जी की बात करें तो ये 1024 गुना हो जाती है। ये 3 रिजल्ट आप याद भी रख लो, कौन सा रॉकेट साइंस है, इसमें लर्न करने का भी आपके अंदर टेक्निक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 2 वोल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तथा 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस के 6 सेलों को 12 ओम के एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज क्रम में लगाया जाता है, तो पथ की जो करंट है वो क्या होगा। तो वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आप यूज टू हो जाओ, एक दो बार कर लो, क्योंकि अगर पहली बार आप एग्जाम में देखोगे तो शायद थोड़ा आप सोचो उसके बाद कर पाओ। तो एक बार इसी पर्पज से लिया था। जो ई है, अब सीरीज में क्या है कि E1 डॉट 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 E6 तक सारे ही ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 वोल्ट है तो 2 है, तो 2 और 6 पूरा ओवरऑल 12 आएगा ई की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 डॉट 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 6 तक होंगे, तो ईच का 1 है तो 1 गुणा 6, यानी कि हमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ओवरऑल परिपथ का वो 6 मिल गया। अब देखो ई हमें मिल गया, आर मिल गया, और हमें आर पता है बड़ा वाला, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है। अब आई ही तो फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो आई बराबर क्या होता है ई बटे आर प्लस आर, यही तो होता है। आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, नहीं पता है तो पता रखो। ई यहाँ पे दिया गया है 12, ठीक है, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया ओवरऑल 12 आया, बटे आर कितना है 12 ओम, तो 12 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरऑल 6 निकला तो 6, तो 12 बटे 18। इसे आप 12 बटे 18 को कैलकुलेट करोगे तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि एक से कम ही आएगा, तो 0.67 आएगा। कैलकुलेट भी नहीं करना होता है, इस तरह के ऑप्शंस अगर आपको हैं तो ये एक बेनिफिट होता है, क्योंकि 18 नीचे है और 12 ऊपर है, तो पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, मतलब एक से तो कम ही आएगी वैल्यू, एक ही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको आज मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था, 68% ने आज भी, कल भी गलत, अभी आप लोग बहुत गलत जा रहे हो, 68% लोगों ने गलत आंसर दिया है। देखो L और 2L लंबाई तथा R एवं 2R रेडियस के तांबे के 2 तार थे, जिनके हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अनुपात बताना था, विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात। आपने फॉर्मूला पढ़ा है R रो L अपॉन A। आई नो आप लोग होशियार हो, फार्मूला पढ़ा है, तुरंत आप लोगों ने एरिया में पाई आर स्क्वायर किया, तो यहाँ से आपने क्या किया कि यहाँ से ये आर निकाल के और एल से यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके सॉल्व करने लग गए। लेकिन आप उसको केयरफुली पढ़ो तो कि क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तांबे के तार, यानी कि उन दोनों का जो वो है वो पदार्थ एक ही हो गया, सब्सटेंस जो है वो नहीं बदला, एक ही मेटल के बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो उसकी डायमेंशंस, वायर की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी लेंथ क्या है, मास क्या है, उसका रेडियस क्या है, इस पे डिपेंड, उनकी सारी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी केवल जो है उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। तांबे ना दे के यहाँ पे अगर ये भी दे देता कि एक पदार्थ के बने हैं, एक ही पदार्थ के दोनों बने हैं, तो फिर रेशियो 1:1 होता है। ठीक है, अब अभी गलत हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। अब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैलकुलेट ना करने लग जाना, देख लेना अगर एक ही तार के बने हैं, एक ही पदार्थ के बने हैं, एक ही सब्सटेंस के हैं, या यहाँ पे सीधा सीधा तांबे दे दिया मतलब दोनों में तांबे के हैं, तो इसलिए आपका 1:1 होगा आंसर। ठीक है, तो आप इसी तरह से मिलते रहेंगे, आप लोग हमें मोटिवेट कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, तो और आप कमेंट सेक्शन में बताया करो कि मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ वीडियोज़ की क्वालिटी,
क्या क्या आपके सजेशंस हैं वो उनका सबका वेट करता रहता हूँ। तो टाइम निकाल के 2-4 सेकंड इतना कर दिया करो कि हम मेरे लिए भी केवल इतना ही प्रोत्साहन होता है आप लोगों की तरफ से। बाकी मैं पढ़ाता रहूँगा, आप लोगों को सिखाता रहूँगा, बस आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।